आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात कोई 20 साल पुरानी है। हम यानी मैं अपने माताजी और पिताजी के साथ अपने पैतृक गांव में दादाजी से मिलने गए हुए थे। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए पिताजी हमको छोड़कर वापस चले गए। करीब 10 दिन बाद दादाजी को तेज बुखार हुआ। मैं वैद्य जी को लेने घोड़ा गाड़ी पर उनके घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो अपने दवा खाना के लिए निकल गए हैं। मैं उनके दवा खाने जा पहुंचा। वहां गांव के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई तकलीफ हो वो इलाज करवाने के लिए आया हुआ था, इसलिए उन्हें पहले देखते देखते देर हो गई। सब काम निपटाकर दवा खाना बंद कर निकलते हुए देर हो गई थी। चूंकि घर के घोड़ा गाड़ी में लेने आया था, अंततः मैं आश्वस्त था कि दादाजी देर होने पर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। रास्ते में मैंने वैद्य जी से प्रश्न किया कि क्या वो कभी भूत प्रेत आदि से मिले हैं। इसके जवाब में उन्होंने एक आप बीती सुनाई। कुछ साल पहले जून माह के अंत के दिनों की बात है। वैद्य जी अपने जमीनों के किसी काम से शहर गए थे। उन्हीं दिनों मूसलाधार बारिश हो रही थी। वापस आकर वैद्य जी थोड़ी बारिश कम होने पर दोपहर के समय छतरी लेकर दवा खाने जा पहुंचे। काफ़ी दिनों से बंद होने पर दवा खाने में सीलन की बदबू आ रही थी। अंततः दरवाजे खिड़की सब खोलकर साफ सफाई करके काफ़ी देर तक बैठे रहे। शाम होते होते बारिश फिर बहुत तेज हो गई और कम होने के आसार भी नहीं लग रहे थे। ऐसे में दवाखाने में बैठे रहने का कोई कारण ना होने पर खिड़कियां बंद कर सामान जमा कर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि किसी के आहट सुनाई दी। दरवाजे पर खड़ा हुआ इंसान बाहर के उजाले और अंदर के अंधकार के बीच होने से एकदम से पहचान में नहीं आया, पर अगले ही पल वैद्य जी ने पहचान कर पूछा, अरे हरिया, क्या बात हुई? हरिया का रुआंसा स्वर आया, वैद्य जी, बेटा बहुत बीमार है। पिछले 4 दिनों से रोज आ रहा था। आप शायद बाहर गए थे, जल्दी चलिए न कृपया। अपने बैग में ज़रूरी दवाएं ले वैद्य जी उसके साथ निकल पड़े। हरी उनके दवा खाने से कोई 1 मील की दूर पर रहता था। उसने घर पहुंचकर देखा घर में अंधेरा था। वैद्य जी ने हरी को डांटते हुए कहा, जल्दी से दिया जला, बीमार का कमरा उजाला और हवादार रहना चाहिए। वो अपने टॉर्च के सहारे अंदर घुसे और हरी दूसरे कमरे में गया दिया लेने। वैद्य जी ने देखा लड़का सर से पैर तक चादर ओढ़कर सो रहा था। पास रखे कुर्सी पर बैठकर वो बच्चे का हाथ पकड़ उसकी नाड़ी को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चादर में अपना हाथ डाला, उसका हाथ पकड़ा और डर के छटक कर छोड़ दिया। उनके हाथ में सिर्फ 2 हड्डियों का एहसास हुआ था। एक झटके से चादर हटाते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बिस्तर पर सिर्फ एक बच्चे का कंकाल लेटा था। उनकी मूर्छा जब टूटी तो सुबह का उजाला हो चुका था। उन्होंने उठकर अपने बैग और टॉर्च को उठाकर चारों ओर पूरा घर खाली था, कहीं कोई नहीं था। अपने घर की ओर जाते हुए उनकी मुलाकात रामचरण से हुई। हरी के बारे में पूछने पर उसने बतलाया, आप जब नहीं थे तब उसके बच्चे को बहुत तेज बुखार हुआ। आपकी अनुपस्थिति को दिखाने में केवल एक ही जगह बची थी, शहर, पर वहां जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। वो भागता हुआ साहूकार के पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी उसको दुत्कार कर भगा दिया। 2 दिन पहले ही उसका और उसके बेटे की मौत हो गई और गांव के लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। कहानी खत्म होते होते हम भी अपनी हवेली के पास जा पहुंचे। दादाजी को दवा देकर वैद्य जी वापस घर अपने निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की दूसरी कहानी की ओर। कहानी मेरे ननिहाल की है, जो ढाका के पास एक छोटे से गांव विक्रमपुर का है। हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाया करते थे। मेरे नाना के पड़पिता एक ज़माने में उस गांव और पास के 3 गांव के ज़मींदार थे। बेहद बड़ी कोठी, चारों ओर बगीचे, थोड़ी दूर पर एक सूखा कुआं और उसके पास एक खजूर का पेड़। वो पेड़ इसलिए याद है क्योंकि उसके खजूर रसीले और बेहद मीठे हुआ करते थे। कुल मिलाकर वो जगह अपने में एक अजीब सा सम्मोहन लिए हुए था। सैकड़ों साल पुराना होने के कारण घर के बुजुर्ग दोपहर उस कुएं के पास जाने से मना किया करते थे। उनके अनुसार इस पुरानी जगहों पर अशरीरी आत्माओं का वास होता है और वो खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाया करते हैं। पर बड़े बोलें और हम सुने, इतने सीधे तो हम नहीं थे। हाँ, हम यानी मैं और मेरे ननिहाल में काम करने वाले लोगों के बच्चे, जो मेरे पहुंचते ही वहां आ जाते हैं और फिर हम सारे दिन खेलते ही रहते हैं। कभी आम के बाग में कच्चे आम खाते हैं, अमरूद के बाग में अधपके अमरूद ढूंढते हैं, पर सबसे मज़ेदार तो खजूर के बड़े पेड़, जिनमें से मीठे खजूरों को तोड़कर खाना ही अच्छा लगता। अक्सर माली बाबा हमारे ऊपर नज़र रखा करते हैं और हमें उस सूखे कुएं के पास नहीं जाने देते हैं। एक बार जब हम आम के बाग में आम खाने पहुँचे तो माली बाबा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हमें देखते ही बोले, अमित भैया, आप ही की बात सोच रहा था। कल पक्के आम तोड़े थे, आपके लिए रखे हैं। बोलकर एक बड़े बर्तन में बहुत सारे आम ले आए। हम सारे बच्चे उन्हीं के पास बैठ गए और आम खाते खाते उनसे कोई पुरानी भूत की कहानी सुनाने को कहने लगे। तब उन्होंने हमें उस सूखे कुएं की कहानी सुनाई। बात उनके बचपन की थी, जब उनके पिता वहाँ माली थे। उनके अलावा और भी कई बच्चे थे जो दोपहर के समय या तो नदी पर तैरने जाते या खेलते रहते। एक दिन वो लोग उस कुएं के पास ही खेल रहे थे कि अचानक उनके एक दोस्त ने कहा कि उसे कुएं में से कोई उनकी ओर देखता दिखा। कोई सफ़ेद कपड़ों में एक महिला का सिर था जो उनकी ओर देख रहा था और उसके देखते ही अचानक गायब हो गया। सभी खूब हंसे, उसे डरपोक बोलकर, जिससे वो नाराज़ होकर चला गया और वो लोग फिर से खेलने लगे। उनका एक दोस्त जो थोड़ा थक गया था, उस कुएं के मुंडेर पर जा बैठा और बाकी वहीं खड़े खेलते रहे। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चित्कार सुन सब जैसे ही कुएं की ओर घूमे तो जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत ने उनके दोस्त के सिर को अपने मुंह में लेकर अपने साथ कुएं के अंदर दीवारों पर एक गिरगिट की तरह उतरती जा रहे थे। देखते ही सारे बच्चे दौड़े और परिवार के लोगों को सूचित किया। गांव के एक मौलवी को साथ ले सब दौड़ते हुए आ पहुंचे। मौलवी जी एक सीढ़ी की मदद से कुएं में उतरे और उन्हें वहां एक सुरंग सी नजर आई। उसमें घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वो बुरी आत्माओं की जगह में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अपने साथ लिए जमजम के पानी का छिड़काव करते हुए जब अंदर पहुंचे तो वहां एक अतृप्त आत्मा से उनका सामना हुआ और बामुश्किल से उस बच्चे के अधकाय शरीर को लेकर वो बाहर आए और उस समय से ही सभी उस कुएं के पास जाने की मनाही हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गांव के इकलौते स्कूल विद्यासागर में आज रात से ही जिग्नेश का काम शुरू होने वाला था।
दरअसल जिग्नेश को विद्यासागर स्कूल में चपरासी का काम मिला था। काम के मुताबिक उसे दिन में तो ड्यूटी करना ही था, साथ ही रोज रात को स्कूल में रुककर उसे चौकीदारी भी करनी थी। हालांकि काम थोड़ा ज्यादा जरूर था, मगर इन सारे कामों के बदले जिग्नेश को एक अच्छी तनख्वाह मिलने वाली थी। शाम के तकरीबन 4:30 बजे जब सारे बच्चों की छुट्टी हुई तो एकाएक सारे मास्टर भी अपने अपने घर को निकलने लगे। तभी हेडमास्टर साहब चलते हुए जिग्नेश के पास आए और बोले, सारे बच्चे निकल गए हैं तो एकाएक सारे क्लासरूम का दरवाजा जाकर बंद कर दो। अब मैं भी निकलता हूं, कल सुबह मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर हेडमास्टर साहब एक तरफ चले गए और जिग्नेश सभी कमरों का दरवाजा बंद करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। बच्चों की शोर से गूंजता स्कूल अब धीरे धीरे खामोशी के गिरफ्त में था। सारे कमरों का दरवाजा बंद करने के बाद जिग्नेश जब तक नीचे आया तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, जो कि इस ठंड के मौसम में लाजमी ही था। स्कूल 3 मंजिला था और कमरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जिग्नेश कहीं पर भी 2-3 बेंचों को सटाकर आराम से सो सकता था। रजाई और बिस्तर वगैरह सब कुछ उसे स्कूल की तरफ से ही मिला था। अंधेरा हो जाने के बाद स्कूल देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। ना तो किसी फ्लोर में एक भी लाइट जल रही थी और ना ही उस पूरे बिल्डिंग में जिग्नेश के अलावा दूसरा कोई मौजूद था। जिग्नेश को स्कूल में रात बिताने को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि इस काम में आज उसका पहला दिन था। खैर, एक लंबी सांस भरकर जिग्नेश सोचने लगा कि आज वो किस मंजिल पर रहेगा। ग्राउंड फ्लोर के सभी कमरों में ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो सारे कमरे सामानों से भरे पड़े थे। इसलिए अब जिग्नेश या तो दूसरे फ्लोर में रुक सकता था या फिर तीसरे फ्लोर में। बहुत सोचने के बाद जिग्नेश ने दूसरी मंजिल पर रात कटाने का फैसला किया और मन में ये ठानते ही वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ रहा हो, क्योंकि जिग्नेश अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। उसने तुरंत अपनी टॉर्च की लाइट चारों तरफ घुमाई, मगर टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी पुरानी सीढ़ियों को छोड़कर बाकी कुछ जिग्नेश को नहीं दिखा। जिग्नेश को लगा ये उसके मन का वहम होगा, मगर जब जिग्नेश सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर रुका तब भी वो सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आती रही और आवाज सुनकर जिग्नेश ने यह साफ तौर पर महसूस किया कि वो सीढ़ी चढ़ने की आवाज धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर जाकर खत्म हो गई। पहले पहले तो जिग्नेश काफी डर सा गया, मगर फिर उसने सोचा शायद उसी के कदमों की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही होगी और ये सिर्फ उसका एक वहम मात्र है। बाकी अगर कोई होता तो दिखता जरूर। यही सब सोचते सोचते जिग्नेश एक क्लासरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गया। रात और ठंड दोनों ही धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। कुछ घंटों के बाद जिग्नेश ने घर से लाया हुआ खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद सोने की तैयारी करने लगा। उसने क्लासरूम के 3 बेंचों को आपस में जोड़ा और अपना बिस्तर लगाकर उसी पर लेट गया। लेट तो वो गया था, मगर नींद शायद जिग्नेश की आंखों से कोसों दूर थी।
बिस्तर पर लेटे लेटे जिग्नेश अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने जिग्नेश के ठीक ऊपर वाले क्लासरूम में बेंच सरकाया हो। हालांकि ये आवाजें दिन के शोर शराबे में उतनी तेजी से नहीं सुनाई देती, मगर रात की उस गहरी खामोशी में वो आवाज ऐसे सुनाई पड़ रही थी जैसे कान के पास से ही आ रही हो। पहले तो जिग्नेश ने सोचा जरूर कोई चूहा वगैरह होगा, मगर फिर उसे ख्याल आया कि कोई चूहा बेंच तो नहीं सरका सकता। हालांकि उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने तीसरी मंजिल पर जाने के लिए खुद को तैयार कर ही लिया और टॉर्च उठाकर तीसरी मंजिल की तरफ चलता बना। सीढ़ियां चढ़कर जिग्नेश जैसे ही तीसरी मंजिल पर पैर रखा तो उसके शरीर के रोंगटे एकदम से फूलने लगे और उसे बहुत तेज ठंड लगने लगी। अब ऐसा क्यों हो रहा था जिग्नेश को कोई आइडिया नहीं था। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद यहाँ इस तीसरी मंजिल पर ठंड ज्यादा है, लिहाजा वो आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो हर एक क्लासरूम के दरवाजे पर टॉर्च मार मार कर देख रहा था कि कहीं किसी कमरे का दरवाजा खुला हुआ तो नहीं है। अभी वो टॉर्च मारते मारते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ है। उस खुले हुए दरवाजे को देखकर जिग्नेश को बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये दरवाजा अपने आप ही खुला तो खुला कैसे, क्योंकि जिग्नेश को अच्छे से याद है कि उसने इस कमरे का दरवाजा सही से बंद किया था। खैर, डरते डरते जिग्नेश उस क्लासरूम में दाखिल हुआ। टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर उस कमरे में कोई नहीं था और ना ही कोई बेंच अपनी जगह से हिला हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पूरा कमरा जांच लेने के बाद भी जब जिग्नेश को कोई अजीब चीज नहीं दिखी तो वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजा लॉक करके वापस दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे की तरफ से किसी के फ्लोर पर दौड़ने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर जिग्नेश चौंकते हुए एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे कोई नहीं था। जिग्नेश को अब समझ आने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वो अपने कदम तेजी से चलाने लगा। जिग्नेश अभी चलकर सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, अंकल इधर हूं मैं। उस आवाज को सुनकर जिग्नेश के बदन में खून की जगह डर दौड़ने लगा, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर वो पीछे पलटा तो पाया कि फ्लोर के उस तरफ जहां लोहे की रेलिंग लगी हुई थी, उस तरफ एक बच्चा रेलिंग के ऊपर खड़ा है। उस बच्चे की उम्र यही कोई 15-16 साल के आसपास की रही होगी। तभी उस बच्चे ने चिल्लाकर जिग्नेश को कहा, अंकल टॉर्च मत जलाओ। जिग्नेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे को क्या जवाब दे। वो किसी भूत की तरह खड़े होकर सिर्फ उस बच्चे को देखे जा रहा था, मगर तभी उस बच्चे ने जिग्नेश की तरफ देखते हुए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। ये देखकर जिग्नेश के होश उड़ गए और वो दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा, मगर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहां नीचे कोई बच्चा नहीं था। जिग्नेश को समझ आ गया कि यहां ज्यादा देर तक रुकना उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो स्कूल में ना रुककर सीधे घर आ गया। अगले दिन जब जिग्नेश वापस स्कूल गया तो उसने हेडमास्टर साहब को पूरी बात बता दी।
सारी बात सुनकर हेडमास्टर साहब ने बताया कि आज से कुछ साल पहले बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से उस बच्चे ने स्कूल के तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसी की मौत के बाद से ही उस तीसरी मंजिल पर अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। इससे पहले स्कूल ने बहुत से चपरासी रखे थे, मगर कोई भी एक रात से ज्यादा टिक नहीं सका। ये सब सुनकर जिग्नेश ने उसी दिन उसी वक्त वो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।